नमस्कार, मैं राजेंद्र कुमार त्रिवेदी आज आपके समक्ष मुंबई पुलिस या महाराष्ट्र पुलिस के अंतर्गत जिला बदली पुलिस अधिकारियों की इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर्स व पोस्टिंग के संदर्भ में अपने विचार प्रकट करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। आजकल महाराष्ट्र में चुनावी माहौल है, आचार संहिता घोषित कर दी गई है, जिसके चलते चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र में एक ही जिले में 2 वर्ष या उससे अधिक कालावधि एक ही जिले में जितने भी पुलिस अधिकारी कार्यरत हैं कंटिन्यू, उनको ट्रांसफर करने के निर्देश दिए हुए हैं, जिसके चलते महाराष्ट्र पुलिस में इस तरह का बदलाव या ट्रांसफर्स किए गए। मुंबई पुलिस के इतिहास में पहली बार हुआ है कि मुंबई पुलिस के तकरीबन 40 से ज़्यादा सीनियर पीआई मुंबई के बाहर भेज दिए गए और उतने ही मुंबई बुलाए गए, बाहर के जिलों से मुंबई लाए गए। यह अपने आप में एक गंभीर सोचने वाली बात है, क्योंकि एक पुलिस अधिकारी मुंबई से बाहर जाए या मुंबई में आवे, उसे अपने एरिया की टोपोग्राफी व वहाँ के लोगों की समस्याएं, वहाँ के जो ज्वलंत विषय हैं, इनको समझने में तकरीबन 3 से 6 महीने के समय लगते हैं। और चुनाव की जो प्रक्रिया है, चुनाव आचार संहिता की प्रक्रिया है, 1 से 1.5 महीने की है। तो ऐसी परिस्थिति में वे अपने कर्तव्यों को किस तरह से न्याय दे पाएंगे और इस तरह अचानक की गई बदली को मद्देनजर रखते हुए वे अपने कौटुंबिक स्थैर्य को किस तरह से मेंटेन कर पाएंगे, यह भी एक सोचनीय प्रश्न है। चुनाव आयोग ने पीआई दर्जे, एसीपी दर्जे के लोगों की ट्रांसफर्स के बारे में जो लिया निर्णय है, उसके बारे में मेरा कहना यही है कि जो सीनियर पीआई एक पुलिस स्टेशन का होता है, उसके अधिकार क्षेत्र में एक कॉन्स्टिट्यूएंसी भी नहीं आती। ऐसी परिस्थिति में पूरे जिले के ऊपर अपना नियंत्रण या वर्चस्व जिले की चुनाव प्रक्रिया को किस तरह से बाधित कर सकता है या दूषित कर सकता है, यह एक गूढ़ रहस्य है और इसको लेकर उनकी बदलियां की गई है। वहीं पर प्रत्येक जिले का एसपी, वहां का कमिश्नर, जो कि निर्णय लेने में पूरी तरह से सक्षम है, वह अपने मतों को, अपने विचारों को नीचे के जो सबऑर्डिनेट ऑफिसर है, पीआई दर्जे का ऑफिसर है, उन पर थोपने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। ऐसे परिस्थिति में इन सीनियर ऑफिसरों के बारे में कोई भी निर्णय जो कि स्ट्रेट वे चुनाव प्रक्रिया को बाधित कर सकते हैं या उसमें इंटरवेयर कर सकते हैं, इन पर कोई भी निर्णय लिया नहीं गया। वहीं जो हमारे पीआई दर्जे के अधिकारियों को जिनकी भी बदली की गई, उनकी कोई पार्श्वभूमि चेक नहीं की गई। भाई पीछे पास्ट में उनके द्वारा कोई इस तरह के उनके विरुद्ध कोई कंप्लेंट्स आई हुई हैं क्या, कुछ एडवर्स रिमार्क हैं क्या, या कोई ऐसी संभावना है कि वे भविष्य में या वर्तमान में चुनाव प्रक्रिया को बाधित या दूषित कर सकते हैं, इस बारे में कोई उनके पास कंप्लेंट्स या कोई इंटेलिजेंस है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है। वहीं ये जो हमारे वरिष्ठ हैं, सीपी हैं, एसपी हैं, इनके राजनीतिक संबंधों के बारे में ओपनली सबको मालूम है, इट्स ओपन सीक्रेट, फिर भी उनकी पोस्टिंग के बारे में जरा भी विचार नहीं किया जा सकता। यहां मैं कुछ उदाहरण देना चाहूंगा, जिसमें कि जैसे मुंबई की समस्याएं लें तो मुंबई के जो कमिश्नर हैं फणसलकर साहब, स्पेशल सीपी देवेंद्र भारती जी और सत्यनारायण चौधरी, जिनके बारे में तो समाचार पत्र भी चलाना चालू कर दिया है, रविंद्र सिसवे जी, जो कि पिछले लोकसभा चुनाव के अंदर सरकारी वाहन व सरकारी स्टाफ के साथ अचानक मुंबई नहीं अपितु महाराष्ट्र की टेरिटरी छोड़ के बेलगांव उस तरफ चले गए थे। किस कारण से गए, क्यों गए, कोड ऑफ कंडक्ट चालू होते हुए इस बारे में कंप्लेंट करने के बाद भी तत्कालीन जो डीजी रेलवे की थी, उन्होंने, प्रज्ञा सरोदे जी ने कोई निर्णय नहीं लिया। इस तरह के जो कंप्लेंट हैं जिनके ऊपर, उनके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं होती। फणसलकर साहब जी के बारे में अगर लें तो सभी जानते हैं उनके राजनीतिक संपर्क। जब वे एडिशनल डीजी एंटी करप्शन थे, उस समय उनको पूरी तरह से स्वातंत्र मिले
एंटी करप्शन कमेटी को, आयोग को हैंडल करने का। इसलिए वहां पर उस समय के जो सीएम थे श्री देवेंद्र फडणवीस जी ने, उनके कार्यकाल तक, साधारण 3 साल के कार्यकाल तक एक भी डीजी स्तर का अधिकारी वहां पे नियुक्त नहीं किया। इसे क्या कहेंगे आप? क्या ये उनके राजनीतिक संपर्क या संबंध उजागर नहीं करते? वहीं देवेंद्र भारती जी, जिसके बारे में कि वे यथा परिस्थिति जो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आता है उससे अपना प्रेम संबंध पूरी तरह से बना लेते हैं। उदाहरण के लिए जब राष्ट्रवादी थी तो उन्होंने आभा के साथ में पूरे संबंध बनाए हुए थे। जैसे ही वो पार्टी गई तो उनकी विरुद्ध की जो पार्टी थी, विपक्ष पार्टी, देवेंद्र फडणवीस जी, उनसे उन्होंने संपर्क प्रस्थापित कर लिए, जिसके बदले स्पेशल कमिश्नर की पोस्ट निर्माण की गई। वहां पर पुलिस इस्टेब्लिशमेंट बोर्ड के कोई भी रिकमेंडेशन की परवाह न करते हुए उनका स्पेशल सीपी के पद पर नियुक्ति भी की गई। उनका चयन आज भी एक रहस्य है। उनके बारे में उस समय के तत्कालीन पुलिस कमिश्नर आयुक्त श्री बर्वे जी ने स्पष्ट लिखा है कि ये पुलिस फोर्स के लिए किस तरह से घातक हो सकते हैं, मुंबई के लिए किस तरह से घातक हो सकते हैं। इस बारे में उन्होंने रिपोर्ट सरकार को, शासन को, प्रशासन को भेजी हुई। उस समय के एक डीजी ने भी इनके विरुद्ध में इसी तरह से रिपोर्ट्स भेजे हुए, सीरियस रिपोर्ट्स हैं। ऐसी परिस्थिति में भी यह व्यक्ति मुंबई में पिछले कई वर्षों से कुंडली मारे बैठा हुआ है और इलेक्शन कमीशन का उस तरफ कोई ध्यान नहीं जाता है, पुलिस प्रशासन का कोई ध्यान नहीं जाता है। इतना ही नहीं, यह अपनी पूरी टीम को लेकर बैठा हुआ है। क्या हिम्मत है जो उसकी टीम को कोई हाथ लगा दे? जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है हमारे दया नायक जी। पिछले कई वर्षों, मतलब मुंबई छोड़ के कभी गए ही नहीं, और यदि उनकी कभी बदली दिखाई भी गई तो बस ये बता दिया जाता है कि कोई बड़े ही गंभीर अपराध के हुए जांच कर रहे हैं, इसलिए उनको बाहर भेजना उचित नहीं होगा। अरे भाई, ऐसा कौन सा जांच उन्होंने किया है? कल का अगर जो दया नायक जी नहीं होंगे, ट्रांसफर मतलब रिटायर हो चुके होंगे, किसी मेडिकल ग्राउंड से अवेलेबल नहीं होंगे, तो ऐसी परिस्थिति में क्या मुंबई पुलिस बंद कर दिया जाएगा? नहीं, पर कुछ ना कुछ टेक्निकल बता के उन्हें रोका जाएगा। वो हुए, उनके नंद कुमार गोपाले हुए, सचिन कदम हुए, इस तरह के कई अधिकारी हैं देवेंद्र भारती जी की टीम में। जैसे कि पहले इनके परमवीर जी के टीम में वाजे और ये सब थे। वहीं पर इनका अगर जो आप लेंगे सत्यनारायण चौधरी जी का, और उनके बारे में तो समाचार पत्र भी चिल्लाना चालू कर दिया है, फिर भी कोई सुनवाई नहीं। तो ये सब जो चीजें हैं, चुनाव आयोग को मैं निदर्शन में लाना चाहता हूं कि मेन जो इसके लिए कारणीभूत हो सकते हैं या जो निर्णय ले सकते हैं, उनके ऊपर विचार करें। ये छोटे मोटे लोगों के ऊपर क्यों आप कार्रवाई कर रहे हैं? और इससे क्या हासिल होने वाला है? ये हमारे बड़े लोग खुद की सीट बचाने के लिए इनके ऊपर कार्रवाई करके छूट जाते हैं, एक खाना पूर्ति कर देते हैं, और हमारे छोटे लोग हैं, कुछ बोल नहीं सकते। क्योंकि हमारे महाराष्ट्र में एक कहावत है, मुकीला टिम्ब टिम्ब हाक ना बूम। मतलब गूंगे बहरे के ऊपर अगर आप कोई अत्याचार करेंगे तो कहीं चिल्ला नहीं सकता, और वही प्रथा चल रही है। कोई बोलने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। एक सोशल एक्टिविस्ट हैं कमलाकर सेनाई, उन्होंने कुछ इस बारे में मुद्दा उठाया था, जो कि खैर वे सोए हुए लोगों को जगाने की काफ़ी कोशिश करते रहते हैं, परंतु कमलाकर सेनाई जी हमारे पुलिस वाले हैं, ये सोम करके सोए हुए हैं, ये उठेंगे नहीं, इनमें इतनी हिम्मत नहीं रह गई है, और ये पूरी तरह से मुके। वहीं कानून ने भी इनके हाथ पैर बांध के रखे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र नागरिक सेवा वर्तणूक, महाराष्ट्र सिविल कंडक्ट रूल के नियमों अनुसार ये अपने पर्सनल ग्रीवेंसेस को किसी भी पत्रकार या किसी प्राइवेट आदमी से डिस्कस नहीं कर सकते, या डिपार्टमेंट के बाहर का प्रेशर नहीं ला सकते हैं। वो एक मिसकंडक्ट होगा, इसलिए इस तरह से कोई भी मालूमात आपको इनके तरह से मिलना नहीं मिल सकता, ऐसा मुझे लग रहा है।
और मैं यहाँ आपको विनती करना चाहूँगा कि आपके पास में जो भी मालूमात है जो कि आपने टीवी में साझा की है वे पर्याप्त है पीआईएल और रिट पिटीशन दाखिल करने के लिए, तो उसे आप दाखिल कर हमें अनुग्रहित करें, ये आपसे विनती है। और इलेक्शन कमीशन से विनती है कि सिर्फ पीआई नहीं, इस जरा आईपीएस लोगों पर भी ध्यान दें। बस यही अगर मैं अपने 2 शब्दों को यही विराम देता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।